हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है ज्ञानंद, मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री में हमने कल देखा था कैटालिसिस के टाइप्स देखे थे। टाइप्स हो गए थे हमारे ख़त्म। हमने उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष भी देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम उत्प्रेरक। क्या पढ़ने वाले हैं? एंजाइम कैटालिस्ट। इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी बोलते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारा सीरीज़ चल रही है। देखो, अभी स्कूल विद्यालय खुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की जो न्यूज आई है आधे अगस्त है 15 अगस्त के बाद या फिर शायद सितंबर बोल रहे हैं। सितंबर में खोलने के बोल रहे हैं, समझ रहे हो? तो सितंबर में खुलेंगे जाके। तो अब कोई शायद ही कुछ ही भीड़ होंगे जो सिलेबस पूरा करा पाएंगे, नहीं तो सिलेबस पूरा होने वाला नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम विद्यालय में शुरू से पढ़ेंगे, अपने कोचिंग में शुरू से पढ़ेंगे, पूरा करेंगे सिलेबस, तो बहुत मुश्किल होगा। टीचर कितना एक्स्ट्रा लेगा, कितनी क्लासें लेगा आपको पता है? आपको जुलाई आपका ख़त्म हो गया, जुलाई अगस्त भी चला जाएगा, और आपका पता है अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है। अप्रैल भी गया, मई भी गया, और कुछ विद्यालय तो पूरा मई पढ़ाते हैं, जून भी आधा पढ़ा डालते हैं, कुछ विद्यालय एक्स्ट्रा क्लास ले लेके। तो अब की बार ये सब ख़त्म। 4 महीने आपका लॉस हो गया है। 4 महीने आपका दो इधर पूरे 4 महीने आपकी पढ़ाई लॉस हो गई है। तो 4 महीने पे पता है आपको 40-50% सिलेबस हो जाता है। 40 से 50% सिलेबस हो जाता है। जो भी विद्यालय अक्टूबर में या सितंबर में, बहुत सारे अच्छे विद्यालय अक्टूबर में अपना सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, बाद में 3 महीने रिवीजन करते हैं आराम से। तो वही तो बच्चे टॉप करते हैं जो ऐसा करते हैं। अब की बार ये सारे फंडे फेल होने वाले हैं। ऑनलाइन जो पढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बना के, मोटिवेट रख के, खुद को अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, तो वहीं सफल होगे। बाकी सब बच्चे आपकी घुसेड़ा खाने वाले हैं, ये तो बनी बात है। तो सरकार की मंशा देख लो, रैलियां हो रही हैं, वो सब हो सकता है। विद्यालय के लिए भी रूल बनाए जा सकते हैं। अब मंदिर खुल सकते हैं, सब कुछ खुल सकता, धार्मिक स्थल जितने सारे खुल सकते हैं, वहाँ भीड़ लग सकती है। तो विद्यालय के लिए 2 शिफ्ट में करके ना फुल शिफ्ट करें, तो 4 घंटे के लिए 2 शिफ्ट में 8 घंटे के लिए टाइमिंग करके आधे बच्चों की खोल सकते हैं। बड़े बच्चों को खोल दें, इनफैक्ट ना छोटे खोले तो। और बोल रहे हैं कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ते होंगे? मेरे हिसाब से अगर 100% की बात करूं मैं, तो 100% में 20% ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहा होगा। जो टीवी पे इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, जो जहाँ भी प्रोग्राम चल रहे हैं, कितने बच्चा पढ़ रहा होगा? 20% 20-30% ऐसा ही बच्चा पढ़ रहा होगा। और जो भी क्लासेज स्कूलों द्वारा दी जा रही हैं, उसमें से 50% बच्चा पढ़ रहा है बस। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और प्रॉब्लम, बहुत बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता बहुतों को जानकारी नहीं इन चीज़ों की। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अब की बच्चों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो समझाओ, जो भी हो बच्चा लोग समझाओ, पढ़ते रहो, तुम सब भी ढीले मत पढ़ो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ढीले मत पढ़ो। देखो, मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, इतनी गर्मी में कमरा में घुस के क्या करूँ मैं, क्या बताऊँ? एसी तो लगी नहीं, उतना लंबरदार तो हूँ नहीं। अब गांव में रहकर ये काम कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है। गांव में रहकर ये काम कोई कर नहीं पाता है। यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, जो मैं वीडियो अपलोड कर ले जाता हूँ। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए, कैसे बताऊँ आपको? मोबाइल से ही सब कुछ करने रहता है। उतना ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं कि सब लैपटॉप रखा मेरे पास, सब सिस्टम रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरी भावनाओं को समझो, खिलवाड़ मत करो मेरी बातों की भावनाओं के साथ। मेहनत करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो किसके लिए? ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ पाएँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं, वही नहीं पढ़ते हैं बराबर प्रॉपर यार। अब वीडियो एक दिन में मैं डालता हूँ, तो उसमें 10-15-20 बच्चे देखेंगे, 10-15-20 बच्चे देखेंगे, तो उसमें से कुछ 2-3 बच्चे ही पूरा देखते हैं,
नहीं तो कुछ तो चेक करते हैं कि आज क्या पढ़ाया है, अब उसको 2-4 दिन बाद को शायद लिखेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कामचोर। पिक्चर आ जाए, गाना आ गए तो उसको तुरंत प्ले करेंगे, तुरंत देख डालेंगे, लेकिन पढ़ाई वाला वीडियो तुरंत नहीं देख सकते। आते ही वीडियो टाइम सुबह सुबह वीडियो दे देता हूँ, सुबह सुबह बैठ जाए आराम से कॉपी लेके पढ़ डाले आराम से, लेकिन नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है और बताते भी नहीं। अब मैंने आप लोगों को कहा बताओ, दूसरे बच्चों को जोड़ो, दूसरे बच्चों से कहो पढ़ो, उनको समझाओ लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, बच्चा बहुत पीछे जा रहे हो, 2-3 महीने तो लॉस हो गया। वैसे भी जुलाई आने वाली है, आज कितने हैं, आज लगभग आधा जून हो ही रहा है, ख़त्म हो रहा है, जून हवा में चला जाएगा ऐसे ही, फिर जुलाई स्टार्ट, जुलाई भी चली जाएगा हवा में। पढ़ो कब, 4-5 महीने बचेंगे तुम्हारे पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, ये जनवरी, 5 महीने बचेंगे। और गारंटी भी नहीं दिए कि नहीं हम सितंबर से स्कूल खोल ही देंगे, और क्या पता कुछ और करने सोच डाले। फिलहाल स्कूल खुल जाने चाहिए, नहीं खुलते तो बहुत बुरा होगा, फिर इस देश के साथ बहुत बुरा होगा, बच्चों के साथ बहुत बुरा होगा। फिर क्या बताऊँ, अपना दर्द कैसे समझाऊँ। मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ, बाकी मेरा जो कर्तव्य बनता है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो अपना दे रहा हूँ, अपना बेस्ट से कोशिश करता हूँ देने की। मैं अपने मेहनत से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं देखो पसीना बहा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिलना क्या नहीं मिलना ये सब भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना काम किए जा रहा हूँ। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये सब समय डिसाइड करेगा। बाकी मेरे को अभी जो सही है मेरे लिए, जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो मेरे अंदर कला है, मैं उस कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ को कर रहा हूँ। बाकी आप जाने, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हेडिंग डालेंगे बेटा जी, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। क्या डालेंगे हेडिंग? जैव रासायनिक उत्प्रेरक, जैव रासायनिक उत्प्रेरक या एंजाइम उत्प्रेरक। बायोकेमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट, समझ गए? ये हो जाएगा इंग्लिश। कैटालिस्ट ये क्या होगा? बायोकेमिकल कैटालिस्ट। ये क्या होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक जटिल नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ होते हैं जो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। समझिए, जैव मतलब जीव से संबंधित है ना, जो जीवों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। इनमें जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं उन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। और कौन से उत्प्रेरक भाग लेते हैं? एंजाइम ही जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जो हमारे अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको भी फास्ट करने की ज़रूरत होती है। बहुत पाचन हो, जब भोजन का पाचन होता है वहाँ पे जो जटिल पदार्थ होते हैं सरल पदार्थ में बदलते हैं तो एंजाइम की मदद से ही बदलते हैं। समझ रहे हो ना? एंजाइम गड़बड़ हो जाते तो हमारी पाचन शक्ति गड़बड़ा जाती है। जो भोजन पच जाता है हमारा कुछ घंटों में, वो पचेगा कुछ दिनों में, महीनों में। समझ रहे हो? एंजाइम नहीं होंगे तो ऐसे कंडीशन बन जाएगी। तो क्या लिख ले, अब लिखोगे आप, क्या लिख लोगे? एंजाइम उत्प्रेरक जटिल नाइट्रोजनी युक्त, नाइट्रोजन युक्त कहने का मतलब है नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन इनमें होती है एंजाइम में। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे हम लिख सकते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, ये सब एंजाइम उत्प्रेरक के। तो यूरिया NH2 CO NH2 जल अपघटित होता है किसके? यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में। यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा जी?
यूरिएज, यूरिएज होता है, यूरेज नहीं, यूरिएज, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदलता है? अमोनिया में बदल दे, अमोनिया NH3 होगा, अमोनिया बना लेता है और क्या बनाएगा बेटा जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। समझ गए? ये होता है। और भी उदाहरण हो जाते हैं, जैसे कि हम कह दें C6H12 जो होता है, C6H12 ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में बदल जाता है ना। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? C2H5 या फिर C6H12O6 में, C2H5OH में बदल जाता है, एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है। और क्या देगा? जल देगा। और क्या देगा बेटा जी? जल देगा। सॉरी, जल नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जल बनने का कोई चांस नहीं। ठीक है, समझ गए? तो जाइमेज एंजाइम जिनमें जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का यहाँ पे पाचन हो जाता है। हमने बताया था ना अनाक्सीय शोषण, अनाक्सीय जिसमें शोषण की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, एंजाइम जाइमेज एंजाइम के प्रयास में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। समझ गए? और यहाँ पे एनर्जी भी निकलेगी। समझ गए? और भी रिएक्शन हो सकते हैं। स्टार्च का अपघटन हो जाता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। स्टार्च का अपघटन C12H22O11 का, C12H22O11 का किसकी उपस्थिति में? माल्टेज के एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन हो जाता है। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाता है? इसका अपघटन हो जाता है। किसमें? C6H12O6। इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बनते हैं, इसलिए इसके दो अण बनते हैं, एक ग्लूकोज का होता है, एक फ्रक्टोज का होता है। समझ रहे हो? ये इतने सारे इसके जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, और इनमें जो भाग ले रहे हैं वो एंजाइम उत्प्रेरक हैं। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैव रासायनिक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसी में यह घटना क्या कहलाएगी? जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाएगी। यह घटना क्या कहलाएगी? जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाएगी। समझ गए? मिटा दे इसको। अब हमें पढ़ने एंजाइम उत्प्रेरकों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरकों के लक्षण। तो देखो, एंजाइम उत्प्रेरक अत्यंत विशिष्ट होते हैं। या किसी एक अभिक्रिया के लिए ऐसा नहीं, जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्च का अपघटन हो रहा था किसकी उपस्थिति में? माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में। तो माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में ही होगा। ऐसा नहीं कि उसकी जगह पे हम जाइमेज लगाते तो हम स्टार्च का अपघटन करा लें। तो ये एक विशिष्ट क्रिया के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। समझ गए? एंजाइम उत्प्रेरक अत्यंत विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक उत्प्रेरक एक ही क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। यह एक ही क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, एक ही क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ गए? अर्थात या क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। समझ गए? समझ गए? और हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है उत्प्रेरकों के लक्षण बताओ, उत्प्रेरकों के लक्षण बताओ, विशेषताएं बताओ। तो ये एंजाइम शब्द हटा देना तो उत्प्रेरकों के लक्षण बन जाएंगे। यहाँ पर जो उत्प्रेरक होंगे, एक उत्प्रेरक हो सकता है कोई सारी अपक्रियाओं में काम करता हो। समझ रहे हो? लेकिन एक एंजाइम एक ही अपक्रिया के लिए कार्य करता है। तो उत्प्रेरक में ये अंतर आ जाएगा कि एक उत्प्रेरक कई सारी अपक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि वही उत्प्रेरक से सभी हो जाएंगे, लेकिन एक उत्प्रेरक कई जगह हमें देखने को
मिल जाता है। समझ गए इतनी बात। अगला, एंजाइम उत्प्रेरक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनियम लवण आदि की उपस्थिति में अच्छा कार्य करते हैं। क्या बोला मैंने? जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, देखो लाइट चली गई, जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया हो गई, अमोनियम लवण हो गए आदि की उपस्थिति में अच्छा कार्य करते हैं। तो लिख लेंगे, एंजाइम उत्प्रेरक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की उपस्थिति में, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ समझते हो ना, जैसे बोला मैंने ना, यूरिया, अमोनियम लवण आदि की उपस्थिति में अच्छा कार्य करते हैं। अगला लिख लेंगे, एंजाइम उत्प्रेरक केवल तंतु विलयनों के लिए ही अच्छा कार्य करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक केवल तंतु विलयनों के लिए ही अच्छा कार्य, तंतु नहीं, सॉरी, तन विलयनों के लिए ही अच्छा कार्य करते हैं। ध्यान, दूसरा कुछ सोच रहा था मैं। तन विलयनों, तल विलयन जानते हो ना, जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, समझ गए, वो तन होते हैं। अगला, एंजाइम उत्प्रेरक वायु की उपस्थिति में अच्छा कार्य करते हैं, मतलब वायु में उपस्थित हो तो वो अच्छा कार्य करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरक वायु की उपस्थिति में अच्छा कार्य करते हैं, समझ गए। अगला क्या हो जाता है? एंजाइम उत्प्रेरक कमरे के ताप पर अच्छा कार्य, कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से माना जाता है, 25 से 35 भी लिखा रहता है। ये कमरे का ताप अनुकूलतम ताप कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अगला, एंजाइम उत्प्रेरक कमरे के ताप पर अच्छा कार्य करते हैं। आगे लिख लेंगे इसी में, बहुत अधिक ताप पर एंजाइम उत्प्रेरक नष्ट हो जाते हैं। बहुत अधिक ताप पर एंजाइम उत्प्रेरक नष्ट, ऐसा नहीं कि 40 ऊपर जाएगा तो दिक्कत करेगा, 50-60 हो जाए तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी करने रहेगी, देखते होगे पेट वगैरह बहुत लोगों को गड़बड़ाने लगता है, तो एंजाइम उत्प्रेरक थोड़ा सही से काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा हो जाता है उनमें, समझ रहे हो। बहुत अधिक ताप पर एंजाइम उत्प्रेरक नष्ट हो जाते हैं, वह बहुत कम ताप पर भी यह अक्रिय हो जाते हैं। बहुत कम ताप पर भी यह अक्रिय हो जाते हैं, ठंडी में भी एकदम ठंडी पड़ती है तो भी गड़बड़ करने लगते हैं। कमरे का ताप, कमरे के ताप, अगला पॉइंट चाहे लिख लो, कमरे का ताप ब्रेकर में 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम ताप कहलाता है। अनुकूलतम ताप कहलाता है जिस पर यह अच्छा कार्य करते हैं, जिस पर यह अच्छा कार्य करते हैं। अगला, विषैले पदार्थों की उपस्थिति में एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। जब विषैला पदार्थ आ जाता है कोई, जैसे हमारे पाचन, भोजन के साथ चला जाए तो भी हमारा पाचन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम की क्रियाशीलता को वो नष्ट करेगा। क्या बोला मैंने? विषैले पदार्थों की उपस्थिति में एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। अगला लिख लेंगे एक और, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रिया में सहयोग देते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की हेल्प करते हैं, जैसे उत्प्रेरक थे ना, जहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक थे जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते थे, समझ रहे हो। यहाँ पे भी एंजाइम की भी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सह एंजाइम कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रिया में सहयोग देते हैं, उन्हें सह एंजाइम कहते हैं। हो गए, इनके लक्षण इतने सारे हो गए, ठीक है बेटा, ठीक है, इतना आप समझ पाए। अब हमें एक पढ़ लेना बेटा जी, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि। क्या पढ़ लेना है? एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या पढ़ लेना है? एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि। आप हेडिंग बना लो, इसका फिगर मेरे को बनाना पड़ेगा। चलो इसको समझ लेते हैं। लाइट वाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा पसीना निकला है फिगर बनाते बनाते, इसको ड्रा करने में बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। देखो, दिख रहा है पसीना झलक रहा है, पसीना झलक रहा है, हाँ, उतना ज़्यादा गीला है, सारी जगह गीला है, ठीक है। ये देखो गीला है ना, ये देखो पसीना देखो, क्या छोड़ो। अच्छा, हाँ, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि कीलॉक मॉडल द्वारा इसे समझाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? जो एंजाइम होता है, ये एक सब्सट्रैक्ट होता है, एक क्रियाधर होता है। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट बोलो तो क्रियाधर है, ठीक है। और ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम जो उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है। क्रियाधर बोले तो अभिकारक कह सकते हैं। क्रियाधर, ये जो क्रियाधर होते हैं उनमें सक्रिय केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय केंद्र होते हैं, जहाँ पे
जहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक फंस जाता है, जैसे ताला होता है, ताला में भी खांचे होते हैं जिसमें चाबी फंस जाती है, तो इसके साथ मिल जाती है तो ताला को देती है खोल, ताला को देती है खोल। वैसे उसके द्वारा ही इसको समझाया जाता है, ताला चाबी मॉडल द्वारा। जैसे कि एंजाइम को चाबी मान ली, चाबी जो की होती है उसके क्या मान लिए, एंजाइम मान लिए, जो ताला हो उसे क्रियाधार मान लिए। उसी एंजाइम ताला में क्या हो जाएगा, इनमें क्रियाधार में फंस जाता है, ऐसे ही फंस के क्या बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है। ES क्या है, माध्यमिक यौगिक है यहाँ पे, और फिर एंजाइम तो फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट बच जाता है, इन दोनों को खोल देता है। ठीक है, जैसे ताला को अलग कर देता है, दोनों में फंसे रहते हैं, खुल जाता है ना, वैसे इसलिए काम होता है। तो क्रियाधारों में क्या होते हैं बेटा जी, क्रियाधार जो होते हैं उनमें सक्रिय केंद्र होते हैं, जिनमें कोई भी उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक इनमें फंस जाता है तो वो उससे जुड़ के माध्यमिक यौगिक बनाता है। माध्यमिक यौगिक बनाने के पश्चात उत्प्रेरक उससे अलग हो जाएगा और ये उत्पाद बन जाएगा। समझ गए, ये होती क्रियाविधि। देखो इसकी क्रियाशीलता को मेंटेन कर क्या कर रहा है उत्प्रेरक, इसमें भाग नहीं ले रहा, पहले जो मिला था इसमें उसमें सक्रिय केंद्रों में फंसा, फिर उसमें स्वतंत्र हो गया। तो हमेशा ये याद रखना, उत्प्रेरक जो होते हैं अपक्रिया के वेग को दर को या घटाते या बढ़ाते हैं, उसमें भाग नहीं लेते अपक्रिया में। अपक्रिया में भाग लेने का मतलब है वो इसमें शामिल नहीं होगा कि अभिकारक में था उत्पाद में भी बनेगा, उत्पाद में बनता नहीं है, ये जैसा है वैसे ही रहता है। समझ गए, इसीलिए क्या कहते हैं, कोई भी अब उत्प्रेरक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, सिर्फ क्या करते हैं अपक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देते हैं। इसको आप नोट कर लो, ये आशा करते समझ में आ गया हो, इसको आप नोट कर लो कॉपी में, कैसे नोट करना मैं बता रहा हूँ। देखो एंजाइम उत्प्रेरकों को की लाक या ताला चाबी मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, समझाया जा सकता। इसके अनुसार एंजाइम एक चाबी की भांति कार्य करता है। एंजाइम किसकी भांति क्या करता है, चाबी की भांति कार्य करता है। और क्या लिख लेंगे आप लिख सकते हैं, जबकि पदार्थ जो क्रियाधार एक ताले की भांति कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार एंजाइम एक मध्यस्थ यौगिक का कार्य करता है। एंजाइम क्रियाधार से मिलकर या फिर एंजाइम क्रियाधार से मिलकर एक मध्यस्थ यौगिक का निर्माण करता है, एक मध्यस्थ यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, ब्रेकर में चाहे लिख लो, क्रियाधार में सक्रिय केंद्र होते हैं, सक्रिय केंद्रों में एंजाइम क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं या फिर फंस जाते हैं। जिस प्रकार ये चीज़ लिख लो, जिस प्रकार ब्रेकर में लिखो, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस प्रकार चाबी ताले से जुड़ जाती है, आगे लिख लोगे आप, जो कि अस्थायी होता है। एक मध्यस्थ आगे लिखेंगे, जुड़ने के बाद यह एक मध्यस्थ यौगिक बनाता है जो कि अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। फिर से रिपीट कर दूं, चलो फिर से देख लो एक बार क्या बोला मैंने। एंजाइम उत्प्रेरकों को की लाक मॉडल या ताला चाबी मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अनुसार एंजाइम एक चाबी की भांति कार्य करता है, जबकि क्रियाधार एक ताले की भांति काम करता है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, जिस प्रकार ताले में खांचे चाबी को फंसाने के लिए खांचे होते हैं, उसी प्रकार क्रियाधार में सक्रिय केंद्र होते हैं, जिनमें चाबी की भांति ही एंजाइम फंस या जुड़ जाते हैं, जिससे एक मध्यस्थ यौगिक बनता है जो कि अस्थायी होता है, जो अस्थायी होता है। और यह अपघटित होकर अर्थात जो अपघटित होकर उत्पाद का निर्माण करता है, तथा उत्पाद बनने के पश्चात या फिर उत्पाद बनने के बाद एंजाइम मुक्त हो जाते हैं, है ना। जैसे कि ताला खुलने के बाद चाबी मुक्त हो जाती है, ताला खुलने के बाद चाबी मुक्त हो जाती है। समझ गए, ये हो गया। पसीना बहुत आ रहा है बच्चा जी, पढ़ाने का तो और इरादा था, हम सोच रहे थे कि अधिशोषण सिद्धांत भी देख लेंगे, आधुनिक शोषण सिद्धांत, इसका काम ही खत्म हो जाता आज, ताकि कल से हम कोलाइडी विलयन स्टार्ट कर देते। पर कोई बात नहीं, लाइट नहीं आती तो कर लेते। चलो ठीक है, तो इसके आशा करते समझ में आएगा। कुछ नहीं इसमें, एक बार कहो तो 2 मिनट में और रिपीट कर दूं। क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि को हम ताला चाबी मॉडल द्वारा या कीलाक मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है, जिसमें एंजाइम या चाबी
चाबी एंजाइम का कार्य करती है, क्रियाधार ताले की बात कार्य करता है। जिस प्रकार ताले में चाबी को फंसने के लिए खांचे होते हैं, उसी प्रकार क्रियाधार में सक्रिय केंद्र होते हैं जिसमें एंजाइम फंस जाता है, जो कि एक मध्यस्थ यौगिक बनाता है, मध्यस्थ यौगिक अपघटित होकर उत्पाद बनाता है। जिस प्रकार उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनने के पश्चात क्या होता है, एंजाइम मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार ताला खुलने के बाद चाबी मुक्त हो जाती है। बस इतना ही लिख देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर आप एकदम आसान है। सब्सट्रैक्ट क्रियाधार हिंदी में लिख ले चाहे तो ये माध्यमिक यौगिक है ES, ये एंजाइम मुक्त हो गया, प्रोडक्ट बन गया। समझिए, आशा करते समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, हलवा है ये सब, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमें अधिशोषण सिद्धांत पढ़ना है, आधुनिक अवशोषण सिद्धांत, वो इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ने के बाद हमें कुलाइडी विलयन पे आ जाएंगे। कुलाइडी विलयन लंबा टॉपिक है, वो 2-3 दिन चलेगा। वो चलेगा तो फिर लेसन समझ लो 1 दिन का ही बचे। कुलाइडी विलयन जैसे ही खत्म होगा समझ लो 90% सिलेबस खत्म होगा। आधा सिलेबस तो आधा चैप्टर तो वैसे भी ही खत्म हो गया। ठीक है बच्चे लोग, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।